हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डाइपोल मोमेंट को। तो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन चेक करते हैं हम। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? सिंपली मल्टीप्लाई है किसका? एक चार्ज का, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज के साथ। तो सिंपली इस डेफिनेशन से ही ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। तो अब इस फॉर्मूले और डेफिनेशन को क्लियर करते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल कंसीडर कर लिया हमने HCl का। तो अब इसमें सभी को पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा? क्लोरीन थोड़े थोड़े इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। जो अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर क्या आता है? पार्शली नेगेटिव, सिंपली थोड़ा सा नेगेटिव। इसको पार्शली नेगेटिव बोल दो या फिर डेल्टा नेगेटिव बोल दो। अब जिस अमाउंट में, जिस मैग्नीट्यूड में इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, सेम मैग्नीट्यूड में इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अब सपोज कर लो कि इसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं 0.5 बोल दिया, चलो। तो अब इसके ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0.5। बस चार्ज क्या होगा? थोड़ा माइनस में। यह चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव में। इसके ऊपर सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्लस का 0.5। तो डेफिनेशन में क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। चार्ज हो गया, चलो सपोज किया हमने 0.5। अब डिस्टेंस क्या होगा? चेक कर लो। इन चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? इनका बॉन्ड लेंथ। तो जो भी बॉन्ड लेंथ होगा वो डिस्टेंस हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डाइपोल मोमेंट का। तो अब थोड़ा सा और लर्न करो कि डाइपोल मोमेंट का सिंपल सा सिंबल म्यू, और इस डाइपोल मोमेंट के यूनिट क्या है? यूनिट है इसके डिब्बे। इस डिब्बे को कैपिटल डी से लिख सकते हो आप। तो अब चेक करो, एक और यूनिट है इसके। चार्ज के यूनिट थोड़ा लर्न कर लो। चार्ज के यूनिट होते हैं ESU। ESU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। डिस्टेंस तो सिंपली लेंथ है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो अब डाइपोल मोमेंट के चार्ज के अकॉर्डिंग ESU, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर। तो इस डाइपोल मोमेंट के कंप्लीट यूनिट ये हो गए ESU सेंटीमीटर। अब ESU सेंटीमीटर और डिब्बे में एक रिलेशन है, उसको लर्न कर लो कि 1 डिब्बे इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सा रिलेशन हो गया डिब्बे एंड ESU सेंटीमीटर में। अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। साथ साथ में अपनी कॉपी पे लिखते जाना कि डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपली इसका डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो चेक कर लिया इस फॉर्मूले की हेल्प से कि सिंपली कोई ना कोई मैग्नीट्यूड आ जाएगा जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब डायरेक्शन कौन सी है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अब इसका एक साइन नोट कर लो। डाइपोल मोमेंट को ऐसे शो करते हैं हम, इसको बोलते हैं हम टेल। टेल कहाँ पे रखना है? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंपली बोल दो जिस पे पार्शली पॉजिटिव होगा। एरो, ये इसको बोलते हैं हेड। इस एरो का हेड। हेड किसकी तरफ रखना है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सिंपली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ हो गया इसका डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी चेक कर लिया, तो डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब चेक करते हैं किसी और मॉलिक्यूल का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2। H2 में क्या हो गया? दोनों ही हाइड्रोजन एटम। अब चेक कर लो, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड सेम एलिमेंट है। इक्वल अट्रैक्ट करेंगे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। अगर इक्वल अट्रैक्ट करेंगे, ना इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव आएगा ना ही इसके ऊपर। अगर चार्ज जीरो तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? 0। तो हमारे इस टाइप के मॉलिक्यूल H2O2, F2Cl2, जितने भी इस टाइप के सेम एटम से जो फॉर्म होंगे उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0।
कारण क्या है उसका, कॉज क्या है, क्योंकि चार्ज जीरो होगा। चलो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, बट चार्ज जीरो हो गया, उसने क्या कर दिया, डाइपोल मोमेंट को जीरो कर दिया। अब चेक करते हैं हम वाटर का डाइपोल मोमेंट। तो अब डाइपोल मोमेंट को इजीली फाइंड करने के लिए कि डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होगा या फिर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उसको ग्रेटर देन जीरो बोल देंगे हम सिंपली। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूल का शेप या फिर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप डाइपोल मोमेंट को फाइंड नहीं कर सकते। तो चलो हमने प्रीवियसली एक वीडियो में VSCPR थ्योरी की वीडियो में स्ट्रक्चर या फिर शेप ड्रॉ करना सीख लिया। अगर आपने सीख लिया तो आप इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लोगे। तो वाटर का शेप सभी को पता है, वी शेप। अगर वी शेप है, अब चेक करते हैं इसका डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का साइन लगा दो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। सिमिलरली ऑक्सीजन इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ये होगा। चेक कर लो, दो डाइपोल मोमेंट है, एक इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, दूसरा इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब चेक कर लो इसका नेट डाइपोल मोमेंट या फिर बोल दो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट होगा इसका इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरफ। अगर इस तरफ आ गया, चलो हम ऐसा बोल देते हैं इसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो। अब चेक करते हैं किसी और का डाइपोल मोमेंट। तो अब CO2 का चेक करते हैं। तो CO2 का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था, इसका लीनियर स्ट्रक्चर था। तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो एक डाइपोल मोमेंट का साइन ये हो गया, दूसरा इसके ऑपोजिट। अब चेक करो दोनों डाइपोल मोमेंट क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट है तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो इस CO2 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हो गया जीरो। तो अब चेक कर लो, इसका जीरो नहीं था, जीरो से कुछ लार्ज वैल्यू आएगा। इसका जीरो है क्योंकि कंप्लीटली ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट नहीं थे, इनका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। तो ग्रेटर देन जीरो, इसका ऑपोजिट तो इक्वल टू जीरो। अब चेक करते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स। तो अब चेक करते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को। कार्बन 4 को बोल दिया टेट्रा, Cl इज क्लोराइड। तो CCl4 का डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। तो उसको चेक करने से पहले आपको पता हो कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब 4 का ज्योमेट्री आपको सिखा दिया था टेट्राहेड्रल, कि नीचे एक ट्राइपोड, ये ऊपर स्टेट। अब चेक करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो कार्बन और क्लोरीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो इसका डाइपोल मोमेंट का साइन ये होगा, इस बॉन्ड का ये। अब सभी का आपको इजीली पता चल गया होगा कि डाइपोल मोमेंट का साइन कैसे लगाया। अब आपको पता होगा कि जो नीचे के 3 बॉन्ड हैं, नीचे के 3 बॉन्ड का नेट रिजल्टेंट चेक करते हैं अब कहाँ पे होगा। फर्स्टली लर्न करो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो आपको VSCPR की वीडियो में बता दिया। अब चेक करो, जो नीचे ट्राइपोड जैसे ऐसे होते हैं। फर्स्ट यहाँ सपोज कर लो कार्बन, ये कार्बन, फिर फर्स्ट Cl, सेकंड Cl, थर्ड। इस मार्कर या फिर ये पेन को सपोज कर लेना बॉन्ड। तो अब चेक करो, एक इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट सिंपली बोल दिया इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को, कि एक इस तरफ खींच रहा है, दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ। तो नेट उसका मूवमेंट, उसका डाइपोल मोमेंट कहाँ पे होगा, वो सीधा इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बीच में। तो अब इनका रिजल्टेंट हमें पता चल गया कि इनके बीच में सीधा डाउनवर्ड होगा। अब इस ऊपर को चेक कर लो, ये कैसे होता है, उस ट्राइपोड में सीधा यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे होता है, इसका डाइपोल मोमेंट स्ट्रेट ऊपर होगा। अब चेक कर लो, इनके नेट डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेक कर लो, ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट होगी, फिर से डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट इसकी नेट डाइपोल मोमेंट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा ऑपोजिट होने के कारण। सिमिलरली चेक कर लो CH4 में भी क्या होगा,
डाइपोल मोमेंट जीरो ही होगा। चेक करते हैं उसको भी कैसे जीरो होगा। अब CH4H, फिर सेकंड H, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट ही लर्न करो, कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन क्या है, थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस हाइड्रोजन से, तो बस थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन करेगा अट्रैक्ट। लर्न कर लो, थोड़ा सा ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इसका हेड किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। अब इस बॉन्ड का नीचे की तरफ। अब चेक करो, इस कार्बन को फिर से सेंटर पे एक्सपोज करना है ना, यहाँ पे क्या एक्सपोज करना है, हाइड्रोजन। इस ट्राइपोड की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, फर्स्ट हाइड्रोजन से भी ऐसे डाइपोल मूवमेंट आ रहा है, फिर सेकंड से इस तरह, थर्ड से इस डायरेक्शन से आ रहा होगा। तो इन 1, 2 और 3 का नेट डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि चेक कर लो ऊपर की तरफ एरो है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ऊपर के बॉन्ड का चेक करो, इसका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक का डाउनवर्ड, 3 का नेट रिजल्टेंट अपवर्ड। तो यह भी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर ऑपोजिट हैं तो डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे, तो डाइपोल मूवमेंट हो गया जीरो। तो अब चेक करते हैं किसी और मॉलिक्यूल का। तो अब चेक करेंगे हम क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का सिंपली फॉर्मूला CHCl3, बस एक क्लोरीन हटा के H ऐड कर दो, तो इसका नेम है क्लोरोफॉर्म, जिसको डॉक्टर यूज़ करते हैं किसी भी को भी बेहोश करने के लिए। तो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्लोरीन कहाँ अरेंज कर देंगे, जो टेट्राहेड्रल के ट्राइपोड हैं, जो आप बोल दो लास्ट के 3 बॉन्ड, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ऊपर लिख देंगे चलो H को। तो अब डाइपोल मूवमेंट चेक करते हैं। क्लोरीन क्या है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका डाइपोल मूवमेंट का साइन ये है। अब क्लोरीन का तो पता चल गया। अब रिसेंटली यहाँ पे स्टडी किया है कार्बन और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो हमने स्टडी कर लिया कार्बन। अगर कार्बन तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब थोड़ा सा स्टडी करो इस ट्राइपोड को। तो ट्राइपोड में क्या है, सेंटर में कार्बन, कार्बन से क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन, तो इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी नीचे की डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है। अब इनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंटर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब चेक कर लो, इनका रिजल्टेंट तो नीचे है, और अब इसको चेक करो, ये भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है, उसी सेम डायरेक्शन में। तो ये डाइपोल मूवमेंट, इस डाइपोल मूवमेंट में, इनके नेट डाइपोल मूवमेंट में ऐड हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, उसको ग्रेटर देन 0 लिख दिया हमने। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो अब चेक करते हैं हम अमोनिया का। तो उसके पहले अमोनिया का फॉर्मूला लर्न करो, NH3। अब अमोनिया का शेप सभी को पता था कि एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड हैं, टोटल 4 हैं। अगर टोटल 4 हैं हमारे पास, एक लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल, शेप में लोन पेयर चेक नहीं करते, तो शेप को बोल देते हैं पिरामिडल। यहाँ पे लोन पेयर है। तो अब चेक करो इसका डाइपोल मूवमेंट। तो इसका डाइपोल मूवमेंट कौन सा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो डाइपोल मूवमेंट के साइन इस तरफ आ जाएंगे। अब थोड़ा सा और लर्न कर लो कि लोन पेयर का भी डाइपोल मूवमेंट होता है, उसको याद करने के लिए बोल दो कि इसका डाइपोल मूवमेंट किस तरफ लगाना है, एटम से आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट इस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब चेक करते हैं इसका डाइपोल मूवमेंट 0 हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है। चेक करो, सेंटर में नाइट्रोजन, फिर क्या है, हाइड्रोजन। फर्स्ट का इस डायरेक्शन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो अब इनका नेट डाइपोल मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन तक में होगा। अब तक तो पता चल गया होगा आपको कि ऊपर की डायरेक्शन में। अब चेक कर लो लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, याद करने के लिए बोल दो एटम से आउटवर्ड डायरेक्शन में।
तो इसका डाइपोल मोमेंट भी ऊपर है, इनका नेट रिजल्टेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में है। तो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट इस नेट डाइपोल मोमेंट में ऐड हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी ग्रेटर देन 0 होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा उसका भी। अब चेक करते हैं हम डाइपोल मोमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया हैव मोर डाइपोल मोमेंट देन NF3। तो इसका डाइपोल मोमेंट मोर है इससे, क्यों, उसको चेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर भी आपसे पूछ सकते हैं। ऐसा बोल देंगे कि फ्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। सभी को पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, मोर। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मोर तो इलेक्ट्रॉन पता है सभी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर मोर अट्रैक्ट करेगा तो मोर आएगा चार्ज। अगर चार्ज मोर तो डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, मोर। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट मोर है इस NF3 से। अब उसका कारण चेक करें। कारण चेक करने के लिए फर्स्टली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, पिरामिडल शेप, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है, एक फ्लोरीन। अब पेंडिंग एक लोन पेयर लगा देंगे। अब चेक करते हैं इसके डाइपोल मोमेंट के साइन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट के साइन ये होंगे। अब लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट का साइन आपको बता दिया कि एटम से अपवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब चेक करो इन 3 का नेट डाइपोल मोमेंट सभी को पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इन 3 का नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं बस समझने के लिए। तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट नीचे है, लोन पेयर का अपवर्ड। तो लोन पेयर क्या कर रहा है, लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण, तो इसमें से क्या करेगा, कुछ पोर्शन को कैंसिल आउट कर देगा। सपोज कर लो इसने कैंसिल आउट कर दिया इतने पोर्शन को, सर्कल लगा देते हैं कि इतने डाइपोल मोमेंट को कर दिया कैंसिल, क्यों, ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण। अब जो पेंडिंग डाइपोल मोमेंट बचा, अब पता है सभी को पेंडिंग डाइपोल मोमेंट थोड़ा ही बचेगा। अगर कम बचेगा तो फिर बोल देंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट कम ही होगा इस अमोनिया से। अब अमोनिया का केस भी फिर से रिवाइज कर लो। इनका डाइपोल मोमेंट अपवर्ड, लोन पेयर का भी अपवर्ड। अब लोन पेयर का क्या हो रहा था इसमें, ऐड। अगर ऐड हो रहा था तो इसके डाइपोल मोमेंट को क्या कर रहा था, नेट डाइपोल मोमेंट को इंक्रीज कर रहा था। इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट कर देगा कैंसिल। पेंडिंग जो बचेगा उसको ग्रेटर देन 0 चलो लिख देते हैं। पेंडिंग कुछ ना कुछ बचेगा, जो भी बचेगा उसका वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगा, कम। अब उसका रीज़न हमने चेक कर लिया कि लोन पेयर का और बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका सेम डायरेक्शन में था तो ऐड ऑन हो रहा था, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट कैंसिल हो रहा था। तो अब चेक करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो लास्ट है हमारा BF3, सिंपली बोरोन ट्राईफ्लोराइड। अब बोरोन का सभी को स्ट्रक्चर पता होगा, बोरोन ट्राईफ्लोराइड का। इसमें कोई लोन पेयर नहीं, अगर 3 बॉन्ड हैं सिंपल तो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना दिया। अब डाइपोल मोमेंट का साइन फ्लोरीन की तरफ। अब चेक कर लो 3 की 3 डाइपोल मोमेंट क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट है तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या कर देंगे, नेट डाइपोल मोमेंट 0। अब चेक करते हैं हम यूजेस ऑफ डाइपोल मोमेंट, किसके यूज़ क्या है या फिर इम्पोर्टेंस बोल दो, इस डाइपोल मोमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है उसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट मेन इम्पोर्टेंस है इसका पोलर नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। अब पोलर एंड नॉन पोलर के लिए इतना लर्न कर लो, अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हुआ ग्रेटर देन 0, सिंपली कुछ ना कुछ वैल्यू हुआ तो उसको बोल देंगे पोलर। अब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 उसको बोलते हैं हम नॉन पोलर। तो जब आपको डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ही गिवन कर दिया, सपोज कर लो सीधा बता दिया किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, अगर 0 है तो उस मॉलिक्यूल को आप नॉन पोलर बोलोगे। अगर कुछ ना कुछ गिवन हुआ 1.75 या 1.07, तो अगर कुछ डाइपोल मोमेंट बता दिया तो वो क्या होगा, पोलर। फॉर एग्जांपल चेक करो H2,
H2 क्या है, दोनों साइड H एटम, तो इस पे भी चार्ज जीरो होगा, इस पे भी जीरो। अब हम सिंपली पहले क्या बोलते थे कि पोलर उसे बोलेंगे जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बट नेगेटिव पॉजिटिव इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है, पोलर उसे बोलेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर बोल दो डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, और नॉन पोलर उसको जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। एग्जांपल CO2 का, अगर आप सिंपली चेक कर लो, अब सभी को पता है ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब चेक कर लो नेगेटिव पॉजिटिव तो है, अगर किसी ने नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इसको बोल दिया पोलर, तो उसका आंसर होगा रॉन्ग। क्योंकि पोलर किसे बोलेंगे, जिसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। अब इसका डाइपोल मोमेंट चेक करो, तो डाइपोल मोमेंट का साइन ये, दूसरी डाइपोल मोमेंट का ये। अब नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। अगर जीरो तो CO2 को क्या बोलोगे, नॉन पोलर बोलेंगे हम। सिमिलरली CCl4 या फिर हमारा मीथेन, ये मॉलिक्यूल क्या थे, सभी के सभी नॉन पोलर थे ड्यू टू जीरो डाइपोल मोमेंट। तो अब नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंस चेक करते हैं इसका। सेकंड है डिग्री ऑफ पोलैरिटी। डिग्री ऑफ पोलैरिटी, तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी आपको कौन बताएगा, ये डाइपोल मोमेंट बताएगा, इसका इंपॉर्टेंस है। अगर सपोज कर लो एक डाइपोल मोमेंट है 1.87, दूसरा इससे कम बोल देते हैं 57। अब चेक कर लो, ये 1.8 है, ये 1.5। अगर जिसका डाइपोल मोमेंट मोर, उसका ही पोलैरिटी मोर होगा। बॉन्ड क्या होगा, मोर पोलर। पोलर अब बोल दो नेगेटिव पॉजिटिव को, फॉर एग्जांपल HF। अब फ्लोरीन क्या करेगा, मोर अट्रैक्ट करेगा। अगर मोर अट्रैक्ट तो मोर नेगेटिव, और यहाँ पे मोर पॉजिटिव, तो इसको बोल देंगे मोर पोलर। क्यों मोर पोलर आया, इस डाइपोल मोमेंट के मोर होने के कारण। सिंपली इसका एग्जांपल कुछ और लिख दो, HCl। अब क्लोरीन क्या करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। अगर कम अट्रैक्ट करेगा तो अब इससे क्या आएगा, कम चार्ज आएगा। अगर कम चार्ज, सिंपली इस बॉन्ड का पोलैरिटी सिंपली बोल रहे हैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव के मैग्नीट्यूड को। यहाँ पे पोलैरिटी कम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मोर। वो सिंपली आप इस वैल्यू को देखकर ही बता सकते हो कि अगर डाइपोल मोमेंट मोर तो पोलैरिटी भी क्या होगा, मोर। क्योंकि डाइपोल मोमेंट सीधा डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर ये ग्रेटर होगा तभी ये ग्रेटर होगा, तो इसकी ग्रेटर वैल्यू से पहले ही बोल देंगे कि चार्ज ग्रेटर ही होगा। अगर ग्रेटर होगा तो पोलैरिटी मोर। तो अब चेक करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो थर्ड इम्पोर्टेंस है इसका सिस एंड ट्रांस एल्कीन। अब फर्स्टली तो इम्पोर्टेंस बाद में चेक करेंगे, फर्स्टली सिस एंड ट्रांस लर्न कर लो कि सिस एंड ट्रांस एल्कीन क्या होते हैं। अब एल्कीन तो सभी को पता है कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब सपोज करो इधर अटैच कर दिया Cl और इधर अटैच कर दिया हमने H। अब चेक करो, अगर सिमिलर एटम एक साइड हो, अब चेक कर लो एक साइड में है, इसको बोलते हैं हम सिस एल्कीन। अगर ऐसे कर दिया हमने सिमिलर एटम को, इस क्लोरीन को ऑपोजिट कर दिया, एक साइड नहीं रखा, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, ऑपोजिट कर दिया। अगर ऑपोजिट कर दिया तो इस एल्कीन को बोलेंगे हम ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन। तो सिस एंड ट्रांस हमारा क्लियर हुआ, जिसमें सेम एटम एक तरफ सिस एल्कीन बोल देंगे, जिसमें ऑपोजिट आ गए, ऑपोजिट यहाँ पे लिख दो, चाहे फिर यहाँ पे उसको ट्रांस ही बोलोगे आप। तो अब चेक करो डाइपोल मोमेंट को, तो डाइपोल मोमेंट का साइन क्या होगा, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन क्या है, मोर। तो इसका साइन ये होगा, इस डाइपोल मोमेंट का ये। अब उसका चेक करो, क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर भी क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। चेक करो डाइपोल मोमेंट क्या है, ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे चेक करो, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ, तो कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं है।
अगर कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं, इसका कुछ ना कुछ नेट रिजल्टेंट आपको इस डायरेक्शन में दिखेगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। सपोज करो आपसे पूछ रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू है, अगर कुछ ना कुछ वैल्यू है तो बताओ कि सिस फॉर्म में एल्कीन है या ट्रांस, तो आप सीधा बता दोगे अगर डाइपोल मोमेंट का कुछ वैल्यू है तो कौन सा एल्कीन होगा आपका सिस, क्योंकि ट्रांस में तो ऑपोजिट होने के कारण जीरो हो जाते हैं। अब चेक कर लो, फॉर्मूला सेम था इसका, 2 क्लोरीन, उसमें भी 2 क्लोरीन है, 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला सेम है, बट डाइपोल मोमेंट आपको बता देगा कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस। सिस का डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 और ट्रांस का 0 हो जाएगा। अब चेक करते हैं हम फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। फोर्थ में क्या करेंगे हम, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम ऑर्थो, मेटा, पैरा को चेक कर लें कि ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता कि ऑर्थो, मेटा, पैरा कौन सी पोजीशन है। तो इसके लिए लर्न करो, एक बेंजीन में होती हैं ये, बेंजीन रिंग में ऑर्थो, मेटा, पैरा होती हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेंजीन में ऑर्थो, मेटा, पैरा होती हैं, तो अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लर्न करो कि एक बेंजीन में कोई ऑर्थो, मेटा, पैरा नहीं होती। कब तक, जब तक इसके ऊपर कुछ अटैच नहीं करते हम। चेक कर लो, रिंग में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 कार्बन है, किसी भी कार्बन पे मैंने कुछ नहीं अटैच किया। अगर कुछ नहीं अटैच किया तो इसमें कोई ऑर्थो, कोई मेटा एंड कोई भी पैरा पोजीशन नहीं है। अब ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होंगी, इसमें क्रिएट होंगी कब, जब कुछ अटैच करेंगे हम। चेक करो, यहाँ पे अटैच कर दिया हमने Cl, जब कुछ अटैच कर दोगे तो अब ऑर्थो, मेटा, पैरा फॉर्म होंगी। अब उसको लर्न करो, ऑर्थो किसे बोलेंगे, मेटा और पैरा किसे बोलेंगे। तो इससे नेक्स्ट पोजीशन चेक करो, जहाँ पे कुछ अटैच किया उससे नेक्स्ट तो ये भी है, अब ये भी है, और इस नेक्स्ट को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो। तो ऑर्थो को O से लिख दिया, तो इससे नेक्स्ट ये भी था, तो इसको भी क्या बोल देंगे, ऑर्थो। अब ऑर्थो से नेक्स्ट होता है मेटा, तो ऑर्थो से नेक्स्ट तो ये भी है, तो ये भी मेटा। और मेटा से नेक्स्ट चेक करो, मेटा से नेक्स्ट होता है पैरा, पैरा को लिख देंगे स्मॉल p से। तो लर्न करो, एक रिंग में 2 ऑर्थो, 2 मेटा, पैरा सिर्फ एक होती है। पैरा क्या होगी, इसके सामने होगी, या फिर बोल दो इसके नीचे होगी। तो अब चेक करते हैं इसका और एग्जाम्पल चलो बोल देते हैं हम, यहाँ पे अटैच कर दिया। अब चेक करो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको क्रैम करते हैं। वो क्रैम क्या करते हैं कि ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। क्रैम नहीं करना, प्रॉपर अंडरस्टैंड करो कि एक रिंग में, खाली रिंग में कोई ऑर्थो नहीं, कोई मेटा नहीं, कोई पैरा नहीं, कुछ नहीं उसमें। ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होगी, जनरेट होगी, क्रिएट होगी कब, जब कुछ अटैच करेंगे। अब अटैच यहाँ पे किया तो इसके अकॉर्डिंग चेक करो, अब इसके नेक्स्ट ऑर्थो, तो इसके नेक्स्ट ये भी है तो ऑर्थो से नेक्स्ट क्या होता है, मेटा। अगर क्रैम करोगे, आप बोल रहे थे इसको पैरा, अब पैरा नहीं, इसमें मेटा है, क्योंकि जो अटैच कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चेक करना है आपको। और लास्ट क्या बोला था, इसके सामने जो आएगा उसको क्या बोल देंगे, पैरा। अब ये भी पता है मेटा से नेक्स्ट क्या होता है, पैरा। तो इसका ऑर्थो, मेटा, पैरा इस तरह से लगा देंगे हम। चलो अब ऑर्थो, मेटा, पैरा तो हमें पता चल गया। तो अब चेक करते हैं हम ऑर्थो, मेटा, पैरा में डाइपोल मोमेंट को। तो यहाँ से ऑर्थो, मेटा, पैरा इरेज कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में साइड में नोट कर लेना आप इसको। तो चेक कर लो, अगर इसके अकॉर्डिंग चेक करोगे, इससे नेक्स्ट ए ऑर्थो, अगर इसके अकॉर्डिंग चेक करोगे तो इसको नेक्स्ट बोलोगे, ये ऑर्थो होगा। चेक कर लो, एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे है। अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे Cl लगा रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो, ये क्या होगा, मेटा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चेक करो, इससे नेक्स्ट ऑर्थो, ऑर्थो से नेक्स्ट मेटा, तो ये हमारा मेटा आइसोमर है। ये क्या है, एक दूसरे अकॉर्डिंग ऑर्थो है तो ऑर्थो आइसोमर, ये हमारा ऑर्थो आइसोमर, ये मेटा। अब पैरा,
अब चेक करो, इससे नेक्स्ट ऑर्थो, ऑर्थो से नेक्स्ट मेटा, मेटा से नेक्स्ट पैरा। अब पैरा से पैरा पे Cl लगा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करो, इसके नेक्स्ट ऑर्थो, ऑर्थो से नेक्स्ट मेटा, मेटा से नेक्स्ट पैरा। तो ये क्या है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन पे है। तो अब चेक करते हैं डाइपोल मूवमेंट। अब इसके डाइपोल मूवमेंट का साइन, यहाँ पे कार्बन है, ये क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, सभी को पता है। तो चेक करो डाइपोल मूवमेंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ऑपोजिट है तो डाइपोल मूवमेंट 0। तो अगर आपको पूछें कि कौन सा ऑर्थो मेटा पैरा है, तो पैरा आइसोमर वो होगा जिसका डाइपोल मूवमेंट 0, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं, थोड़ा सा साइड में आ गया। अगर साइड में आ गया थोड़ा सा, डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब चेक कर लो, इसका तो बिल्कुल पास में आ गया, चेक कर लो, दोनों के दोनों डाइपोल मूवमेंट पास पास में है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट और भी इंक्रीज होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा, तो ऑर्डर लगा देते हैं, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, जिसका डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू सबसे मोर है, वो क्या आपका ऑर्थो आइसोमर है। जिसका थोड़ा कम है डाइपोल मूवमेंट, वो क्या है, मेटा आइसोमर। जिसका 0 ही हो गया, वो होगा हमारा पैरा आइसोमर। तो यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा को चेक कर लिया। तो अब चेक करते हैं हम फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंस है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और इसके लिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं वाटर एंड CO2। चेक कर लो, दोनों ही क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये भी ट्राई एटॉमिक, इसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो इसमें भी टोटल 3 एटम है, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब हमें पता है इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, इसका डाइपोल मूवमेंट 0। तो डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके डाइपोल मूवमेंट ऑपोजिट होंगे। अगर ऑपोजिट हैं तो इस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या फिर शेप क्या होगा, लीनियर। तो डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है, थोड़ा बहुत हमें आइडिया बताता है इसकी शेप का। अब चेक कर लो, इसका डाइपोल मूवमेंट 0 कब होता, अगर लीनियर होता। तो अब इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है, अगर नहीं है तो इस वैल्यू ने ही बता दिया कि ये लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं है। वैसे भी हमने स्टडी कर लिया किस शेप में थे, ये हमारा H2O मॉलिक्यूल था V शेप में, जिसके डाइपोल मूवमेंट इस तरह से हमने लगाए थे। तो थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा डाइपोल मूवमेंट हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल का। अब चेक करते हैं हम लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो इसका लास्ट इंपॉर्टेंस है, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले थोड़ा रिवाइज करो, हमने रीड किया था कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता, कोई भी 100% आयनिक नहीं, उनमें कुछ ना कुछ ऑपोजिट करैक्टर होते हैं। कोवलेंट में आयनिक करैक्टर होगा, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर, और उस कोवलेंट करैक्टर को तो हमने फजान रूल में डिस्कस कर लिया। अब कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर के बारे में हमें बताएगा ये डाइपोल मूवमेंट। तो अब इस आयनिक करैक्टर का परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे उसको लर्न करो। तो उसके लिए नीचे लिख देंगे टोटल डाइपोल मूवमेंट, उसको म्यू से लिख दिया, ऊपर ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट, परसेंटेज के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सा इसे लर्न करो, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट और टोटल डाइपोल मूवमेंट क्या है। ऑब्जर्व तो है सिंपल, जब किसी भी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड होगा, फॉर एग्जांपल HCl का एग्जांपल लिखा हमने, इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है, इस कोवलेंट बॉन्ड में जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसी को ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट बोल रहे हैं। तो इस HCl का होता है 1.07। अब टोटल डाइपोल मूवमेंट चेक करते हैं। अब हमें पता है कि इसके ऊपर क्या होगा, पार्शली नेगेटिव, जिसको थोड़ा सा नेगेटिव बोलते थे हम। अब हमें पार्शली नेगेटिव नहीं, फुल नेगेटिव चाहिए। फुल नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कंप्लीट ट्रांसफ़र से कंप्लीट नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव। कंप्लीट नेगेटिव को हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज, क्योंकि पहले तो थोड़ा चार्ज था, अब पूरे का पूरा नेगेटिव आ गया, टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज से हमें टोटल डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू पता चल जाएगा।
अब थोड़ा सा लर्न करो कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड आ रहा है इस केस में, तो उसको थोड़ा लर्न कर लो कि यहाँ पे आएगा हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो यूनिट में नीचे लिख दिए इस चार्ज के। तो अब चेक करते हैं इस बॉन्ड लेंथ को, क्योंकि अब डिस्टेंस भी चेक करना है। तो डिस्टेंस क्या होगा इन एटम के बीच में, उसको लर्न कर लो। इस बॉन्ड लेंथ है इसका 1.275 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम में को किस में चेंज करेंगे हम, एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर में, क्योंकि डिब्बे में क्या था, एक ESU दूसरा सेंटीमीटर, डिस्टेंस सेंटीमीटर में था। अब एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है 10⁻⁻8 लगा देंगे। करते हैं इन नंबर का हम मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.12 के आसपास। मैंने तो चलो पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, आप क्या करना इसको खुद चेक करना। इनका मल्टीप्लाई क्या 6.12 के आसपास आ रहा है। अब ये तो सिंपली सभी को पता है 10⁻⁻18 यूनिट क्या लगा दोगे चार्ज के ESU, इसके तो सेंटीमीटर पहले ही लिख दिए थे। तो अब पता होगा आपको इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डिब्बे। डिब्बे को डिनोट कर दिया D से। अब ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट पहले से ही लिख दिया, यो हमने याद करके रखना है। इसको ऐसे कैलकुलेट कर लोगे आप, अगर आपको चार्ज गिवन कर दिया या फिर बॉन्ड लेंथ भी गिवन कर दिया, ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। तो इस टोटल डाइपोल मोमेंट को पुट कर दो यहाँ पे और परसेंटेज के लिए 100 से कर दो मल्टीप्लाई। तो अब करते हैं इसका कैलकुलेशन। अब इसका कैलकुलेशन मैंने पहले से ही करके रखा है, आप इसका खुद चेक कर लेना कितना आंसर आएगा। तो इसका आंसर मैंने पहले से किया, वो है 17.48%। तो इस HCl बॉन्ड में जब इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें आयनिक करैक्टर कितने परसेंट है, 17.48%। बाकी 100 में से माइनस करके चेक कर लेना। बाकी क्या बचा, कोवलेंट करैक्टर मोर है। अगर कोवलेंट करैक्टर जिसका मोर होता है उसको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं, जिसका आयनिक करैक्टर मोर होता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। अब इस कंसेप्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से लर्न करो इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।